हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन में आज देखेंगे 8/2 को पूछा गया शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। ठीक है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताना है, पंक्तियों की संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत तरह के क्वेश्चन जो है मिलेगा, जैसे 18, 21 और 39 जो है तीन टाइप के पेड़ है। तो कहेगा मैक्सिमम मतलब अधिकतम संख्या क्या है जिससे इस तीनों में भाग लग जाए। तो वो क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 18, 21 और 39 का एचसीएफ हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। मीन्स 3 ऐसी संख्या है जिससे सभी में भाग लग जाएगा, यानी एक पंक्ति में हमको कितना पेड़ रखना पड़ेगा, 3 पेड़ रखना पड़ेगा। एक पंक्ति में 3 पेड़ रखेंगे तभी जो है एक पंक्ति में क्या कर रहा है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और एक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। मतलब कि जो जितना भी नंबर रखेंगे पंक्ति में अगर मान लीजिए 3 रखते हैं पंक्ति में, तो 3 से जो है 18 का जो पंक्ति बनेगा मतलब कंप्लीट पंक्ति बनना चाहिए। तो इसका क्या निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले जो है 18 सेब से इससे कितनी पंक्ति बनेगा, 3 से 18 में भाग देंगे तो 6 प्लस 21 आम के पेड़ है, इससे कितनी पंक्ति बनेगा, तो 3 से भाग दे देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। और 39 संतरा है, इससे कितनी पंक्ति बनेगा, 3 से भाग देंगे तो 13। तो 13 और 7 20 और 6 26, टोटल 26 जो है पंक्ति बनेगा। देखिए करंट का क्वेश्चन है 2020 का, तो करंट जो है आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है 1, 5 और यहाँ पे 12 और 13 है। 12 में 3 जोड़ेंगे, 12 और 3 है तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। तो 1 और 5 15, यही 15 है। इसमें चेक कर लेते हैं, 12 और 9 कितना आएगा, 21। तो यहाँ पे भी क्या है, 21 है। उसी तरह 8 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। तो देखिए यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डैश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ITRA आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बना है। तो ये हो जाएगा जामनगर। नेक्स्ट है भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत एवं अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी, तो ये कालिदास किए थे। देखिए इसमें से जो है असंगत बताना है। तो करघा, हल, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल। तो देखिए करघा क्या होता है, जिससे हम कपड़ा बनाने में उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग जो है कपड़ा बनाने में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, करघा बोलते हैं। हल का उपयोग किस में करते हैं, कृषि में। ट्रैक्टर का भी कृषि में और सीड ड्रिल का भी यूज करते हैं कृषि में। तो करघा जो है सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें देखिए
3 3 6 3 9 3 12 है। इसमें 4 4 8 और 10 है। इसमें 2 2 4 2 6 है। इसमें 4 है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है 4 एक साथ है, ठीक है। इसमें भी 4 जो है एक साथ है। इसमें भी 4 जो है एक साथ है। बट इसमें जो है 4 एक साथ जो नहीं है। यहाँ पे अगर ये होता तो 4 एक साथ रहता। तो ये जो है 3 नंबर जो फिगर जो है आकृति सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कैगा शक्ति संयंत्र कर्नाटक में है। नरोड़ा ये राजस्थान में नहीं है, कहाँ पे है? यूपी के बुलंदशहर में है। तो ये जो है सबसे सुमेलित नहीं है। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कुरनकुलम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है। तो भाजक ज्ञात करें। तो फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही ना होता है फॉर्मूला। तो बस इस फॉर्मूला पे लगा देना है। भाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें भाग लगाते हैं। तो 15,971 भाजक कितना है? भाजक ही तो निकालना है। तो भाजक निकालना है और इंटू भागफल कितना है? 55 और प्लस शेष कितना है? 21। तो 55x बराबर आ जाएगा 15,971 और माइनस 21। 21 घटा लेंगे इसमें से तो कितना आएगा? 0,5,9,5,1 बाई इधर आ जाएगा 55, उधर गुना में है तो इधर भाग में, बराबर ये बच जाएगा क्या? भाजक। भाग दे लेंगे तो 11 से एक बार में, 4 बार में, 5 बार में 0, 1450 बार में कटेगा। 11 से 5 बार में, तो 1450 में फिर 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूना 10, 5 9 45। तो भाजक कितना आ गया? 290। नेक्स्ट देखते हैं, इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत है। देखिए, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तमिल है और संस्कृत है। कुछ भाषाएं मीन्स इसके अलावा भी और भाषा पढ़ाई जाती होगी। इस विद्यालय में न तो अरबी और ना ही फ्रेंच, मतलब फ्रेंच और अरबी जो है नहीं पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। मतलब जो भी भाषा पढ़ाया जाता है वो सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। अब निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है। तो देखिए, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत, ठीक है, 4 तो हैं ही। तो कुछ भाषाएं इतना है, मतलब अन्य भी पढ़ाई जाती होगी। तो ये सही हो गया। इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। तो देखिए, सभी शिक्षक के जब संयोग है, सभी भाषाएं जो है सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, तो तमिल भी सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि तमिल तो इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। थर्ड क्या है? तो ये क्या हो गया? सही हो गया। इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच पढ़ाई जाती है। तो देखिए, अरबी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाती है, तो ये कथन क्या हो गया? ये निष्कर्ष गलत हो गया। तो हमारा क्या निकल के आया? 1 और 2 जो है पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 से देखिए 7 आया, तो गुना 2 और प्लस 1, नहीं गुना 3, 3 2 3 6 प्लस 1,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 से 3 में गुना करेंगे तो 21 और +1, ये भी गुना 3 + 1, 22 × 66 और +1 67। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना 3 और +1। तो 67 में 3 से गुना करेंगे तो 201 और 1 कितना आ जाएगा, 202। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो यह है पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचने पर 230 में बेचा गया है, इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 15% लाभ का मतलब क्या है, 115 में बेचा है तो 230 जब वैल्यू था तो बेचा गया कितना में, 115 में, मतलब 115% हो गया। तो इससे कितना बार में कट जाएगा, 2 में, मतलब 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1%। तो 210 में बेचने पर कितना लाभ होगा, तो 210 लाने के लिए कितना करेंगे, इसमें कितना से 210 के लिए 105 से गुना कर देंगे, गुना 105, तो यह आ जाएगा 210। 210 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 105 से गुना करेंगे तो 105%। मीन्स 210 में अगर बेचेंगे तो 105% मिलेगा। मीन्स क्रय मूल्य तो 100% है, तो 5% क्या मिलेगा, लाभ। तो यही लाभ कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहें आप, तो देखिए 230 इसमें क्या है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमें निकालना होगा। लाभ कितना है, 15%, तो 115 हो जाएगा, गुना 100, ये आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो क्रय मूल्य आ गया 200। और विक्रय मूल्य जब 210 हो तो लाभ कितना का हो रहा है, 10 का। तो लाभ परसेंट होता है लाभ बाई क्रय मूल्य और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 5 बन, तो फिर भी 5% आएगा। नेक्स्ट है, 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, जैसे मान लीजिए कहें कि 5 वर्ष पहले किसी का उम्र था 20 वर्ष, और मान लीजिए 2 लोगों का औसत था 20 वर्ष। 5 वर्ष पहले 2 लोगों का औसत था 20 वर्ष, तो अभी औसत क्या होगा, वर्तमान में औसत क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, मतलब पहले जितना औसत था, अब जितने वर्ष बढ़ाएंगे उसमें, जितने वर्ष बाद पूछेंगे या जितने वर्ष पहले पूछेंगे, उसके औसत में उसी तरह से चेंज होगा। यानी कि 10 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष थी, 42 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा, 10 जुट जाएगा, यानी कि 52 वर्ष है औसत। तो कुल कितना हो जाएगा अभी दोनों का, तो औसत है 2 का, तो गुना कर देंगे 2 से, तो 104 वर्ष। पति और पत्नी का कितना हो गया कुल उम्र, 104 वर्ष वर्तमान उम्र, और 3 पति पत्नी और उसके पुत्र का औसत कितना है, 39 है वर्तमान में, तो कुल हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो 117 वर्ष हो जाएगा। तो 3 गो का मतलब तीनों का है 117 वर्ष और 2 का है 104 वर्ष, तो तीसरे का कितना आ जाएगा, घटा लेंगे, मतलब पुत्र का कितना बच जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की ब्लात कृषि से संबंधित है? तो नील की ब्लात कृषि से जो है बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था,
जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। तो देखिए अभी कितना है, 7:9 है, और कितना जोड़े कि 13:14 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि प्रत्येक में जोड़ना है, मतलब दोनों का अंतर हमें बराबर करना पड़ेगा। और दोनों का अंतर बराबर करने के लिए बोले थे कि इसके अंतर से इसमें गुना करना है और इसके अंतर से दूसरे वाले में, पहले वाले के अंतर से दूसरे वाले में गुना। तो इसमें देखिए कितना का अंतर है, 2 का, तो इधर 2 से गुना हो जाएगा। इधर में 1 का अंतर है तो इधर 1 से गुना हो जाएगा। तो 1 से गुना होगा तो कितना, 7:9 ही रहेगा। और इसमें गुना होगा अगर 2 से तो ये आ जाएगा 26:28। अब देखिए दोनों में सेम संख्या जोड़ा है तो कितना जोड़ा होगा, 26 में से 7 घटाएंगे तो 19, 28 में से 9 घटाएंगे तो 19। पता चल गया ना, दोनों में कितना जोड़ा होगा, 19। तो 19 हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन राज्यसभा है। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। नेक्स्ट है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया। तो बृहद संहिता जो है बारहमिहिर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब चला, तो 2000 नहीं, 1920 से 22 तक चला था। 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड के कारण जो है इसको, नहीं सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1923 में। और असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में चला था। और 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हो गया, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा था। समझ गए होंगे, सबका टाइम जो है डेट क्लियर हो गया। अब इसको सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में, काल क्रम में। तो सबसे पहले क्या है, 1919, मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 1900, देखिए 20 से 22 वाला आ गया तो डी हो जाएगा। उसके बाद 1923 तो सी हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा 1942 वाला, तो ये हो जाएगा बी। तो ए डी सी बी, ए डी सी बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवी अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो मान लीजिए ये कॉलेज लाइब्रेरी हो गया, यहाँ से जो है 70 मीटर उत्तर चली। उसके बाद 60 मीटर पूर्व की ओर चलती है। अब पूर्व जाना है, देखिए ये दिशा आपको याद रखना है, ये दिशा, ये हो गया उत्तर मतलब नॉर्थ, ये हो गया दक्षिण मतलब साउथ, ये हो गया पूरब ईस्ट, और ये हो गया पश्चिम वेस्ट। ठीक है, ये आपको दिशा याद रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है कैसे चलना है, मतलब आपको खुद जो है इस पॉइंट पे रख लेना है। मतलब आप मान लीजिए इस पे खड़े हैं और
उत्तर आपको जाना है तो किधर जाएंगे, इस पॉइंट में आप खड़े हैं और उत्तर जाना है तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे ना। यहाँ देखिए जैसे इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, उत्तर जाना है तो किस दिशा में, इस दिशा में जाएंगे। तो उत्तर जाना है तो आगे की तरफ कितना गए 70। अब यहाँ से जो है कह रहा है 60 मीटर पूरब जाना है। अब यहाँ पे खड़ा है, पूरब जाना है तो किधर जाएगा, पूरब इस पॉइंट से गिनना है। इस पॉइंट में जहाँ भी है आप इस पॉइंट को याद रखना है। पूरब जाना है मतलब इधर जाना है, राइट साइड। पूरब जाना है तो 60 मीटर पूरब चला गया। उसके बाद 45 मीटर उत्तर की ओर। तो देखिए फिर 45 मीटर, अब इस पॉइंट मतलब आप फिर भी यहीं पे खड़े हैं, इसी पॉइंट पे आपको याद रखना है। अब उत्तर जाना है तो किधर जाएंगे, ऊपर साइड। तो ऊपर साइड कितना जाएंगे, 45 मीटर जाएंगे। और उसके बाद 60 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब फिर जो है 60 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम किस साइड होगा, इस साइड होगा ना। तो फिर 60 मीटर पश्चिम की ओर। अब ये भी ध्यान रखना है कि नीचे देखिए ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो हमको इसके पैरेलल में आ जाएंगे, यहाँ पर आके रुक जाएंगे। वह इस जगह कैंडी शॉप से कुछ कैंडी खरीदने के लिए रुकती है। यहाँ पे आ जाएगा कैंडी शॉप, ठीक है, ये कैंडी शॉप हो गया। उसके फिर वह 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब फिर देखिए उत्तर 50, तो ऐसे उत्तर गई 50 मीटर, ठीक है। कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में। अब देखिए कैंडी शॉप से, अब रेफरेंस किसको लेना है, से कह दिया मतलब कैंडी शॉप पे अब हम खड़े हैं, ठीक है। और जाना कहाँ पे है, कॉलेज लाइब्रेरी में। तो कितना दूर और किस दिशा में, तो कैंडी शॉप से जब देखेंगे तो कॉलेज लाइब्रेरी किधर है, तो नीचे दक्षिण होता है ना। कॉलेज लाइब्रेरी जो है दक्षिण में है, तो दिशा कौन सा हो गया, दक्षिण। तो दिशा हो गया दक्षिण। दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ 70 और ये 45 है और दोनों पैरेलल है, 90 डिग्री के कोण पे घूम रहा है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। तो 70 और 45 कितना हो जाएगा, 115, मीन्स 115 मीटर दक्षिण में उसको जाना होगा। देखिए नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो देखिए समबाहुभुज का फॉर्मूला हम फिर से बता देते हैं, एक बार बता चुके हैं। समबाहुभुज अगर भुजा कितना हो, एन हो, अगर भुजा एन हो, तो समबाहुभुज की भुजा एन हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना आता है, 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा n-2 इंटू 180 या बाई n से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। और प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 360 और बाई n डिग्री, ठीक है। ये मेनली फार्मूला आपको याद रखना है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 180 डिग्री, अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण का योग क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 बाई n। n हर जगह पे क्या है, भुजा की संख्या है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360 बाई n। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है।
एक समबाहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 140 है। देखिए अंतर x माइनस वाई 140, योग कितना होगा x प्लस वाई 180 डिग्री। अभी बताएं अंतः प्लस बाह्य 180 डिग्री, तो दोनों को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो x कट जाएगा मतलब अंतः कोण कट जाएगा, 2y बराबर आ जाएगा 40, तो y बराबर आ गया 20 डिग्री। मीन्स बाह्य कोण कितना आ गया 20 डिग्री, और बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 20 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या है 360/n, तो 20 बराबर 360 बाई n, मतलब क्या भुजा की संख्या, तो n बराबर आ जाएगा 20 से भाग दे देंगे तो ये 18 बार में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 18। इतना फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताएं। तो इग्नाइटेड माइंड जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है लिखे हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साइंटिफिक नेम आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए 3 और 8 में कितना का अंतर है 5 का, 8 और 18 में कितना का अंतर है 10 का, 18 और 33 में कितना का अंतर है 15 का, 33 और 53 में कितना का अंतर है 20 का। तो देखिए 5, 10, 15, 20, तो आगे कितना का अंतर होगा 25 का, क्योंकि इन सभी में कितना का है 5 5 के गुणज में है, तो 25 इसमें जोड़ेंगे 53 में तो कितना आ जाएगा 78, 78 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो देखिए सबसे बड़ी बोलता है तो जितना अंक बोलता है उतना बार 9 लिखते हैं, और छोटी बोलता है तो एक पे उससे एक कम जीरो बैठाते हैं। तो जैसे सबसे बड़ी 6 अंकों का कितना हो जाएगा 6 बार 9 लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मीन्स एक पे जो है 5 बार जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो 6 अंक हो गया ना, 2 2 4 5 एक 6 अंक हो गया। दोनों को क्या कर रहा है जोड़ देना है, तो 9 9 9 9 9 और 9 और 1 10, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है, तो बॉम्बिक्स मोरी कीड़े से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलाने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो मंगल पांडे थे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई, तो योजना आयोग के जगह जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री में हमने किसका कितना वैल्यू होता है 30 डिग्री 60 डिग्री साइन कॉस टेन सभी का जो है डिटेल्स में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। चलिए इसको देखते हैं, तो इसमें जो है 2-3 फॉर्मूले लगेंगे। देखिए ये क्या होता है क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है, इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये
180 डिग्री, ये 270 डिग्री और इसको 360 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है। इसमें जो है सभी पॉजिटिव होता है, सभी मतलब साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, सभी जो है इसमें पॉजिटिव। इसमें जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें जो है टैन और कॉट प्लस होता है। इसमें जो है कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। इसको जो है आपको ध्यान से समझना है। इसमें साइन कॉसेक प्लस है, मतलब बाकी चार जो है टैन, कॉट, कॉस, सेक, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। माइनस का मतलब क्या है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर कोण है तो साइन और कॉसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच अगर कोण हो तो टैन और कॉट जो है प्लस में आएगा और बाकी सब माइनस में आएगा। 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच अगर हो तो इसमें जो है कॉस और सेक प्लस आएगा और बाकी सब माइनस आएगा। और 0 से 90 के बीच सभी जो है प्लस आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, ये भी आपको याद रखना है। और टैन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। मीन्स टैन जो है कॉट का उल्टा होता है, साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक जो है कॉस जो है सेक का उल्टा होता है। मीन्स इससे हम क्या निकाल सकते हैं, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 लिख सकते हैं ना। ये दोनों को अगर गुना कर दे, कॉस और सेक को गुना कर दे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। उसी तरह साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या लिख सकते हैं 1। और टैन इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। तो सेम तरीके ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एंगल को हमें बराबर करना है, 143 डिग्री है तो इसे भी किस में बदलना पड़ेगा 143 में। यहाँ पे 146 है तो इसे भी 146 में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो cos 37 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 143 लिख सकते हैं ना। और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 143 डिग्री प्लस ये आ जाएगा। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 146 लिख सकते हैं। ठीक है, 34 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 146 और इंटू कॉसेक 146 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये थीटा किस में आ गया 143, कौन से क्वाड्रेंट में, तो 143 जो है 90 और 180 के बीच में आ गया। 90 और 180 के बीच में कॉस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉस 143 डिग्री इंटू सेक 143 पहले से है तो सेक 143 डिग्री प्लस साइन 180 माइनस 146। तो ये देखिए 146 कहाँ पे आएगा, 90 से 180 के बीच में। तो इसमें तो साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन 146 डिग्री इंटू कॉसेक 146 डिग्री। अब देखिए ये दोनों का गुना कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है, यहाँ माइनस है तो -1 प्लस साइन इंटू कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक भी क्या होगा 1 होगा, 1 हो जाएगा। तो एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग
30 है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 6/25 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें जो है हम ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे। दो संख्याओं का योग 30 है तो 7 और 23 भी 30 होगा, 11 19 30, 5 और 25 30 और 9 और 21 जो है 30 होगा। लेकिन व्युत्क्रम उल्टा करेंगे तो नीचे देखिए 25 आ रहा है ना, मीन्स 5 वाला और 25 वाला जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि बटा में जो है 5 25 और 23 रखेंगे तो 23 आएगा ना, 19 रखेंगे 19 और 11 आएगा बटे में, 9 रखेंगे और 21 रखेंगे तो 9 आएगा 7 आएगा, लेकिन यहाँ 25 है मीन्स ये वाला होगा। लेकिन इसको हम लोग करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो इसको 1/5 और प्लस 25 को 1/25। उल्टा करने का मतलब क्या है, व्युत्क्रम का मतलब 1/5 और 1/25। एलसीएम हो जाएगा 25, 5 से 5 बार में कटेगा, 25 से 1 बार में, तो ये आ जाएगा 6/25। तो 6/25 आ गया ना, तो यही 5 और 25 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समअष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप कितना होता है। अब देखिए पीछे जो है अभी जस्ट याद कीजिए, पिछले क्वेश्चन में पिछले से पिछले में हमने बताया समबहुभुज का पूरा फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो समअष्टभुज में मतलब भुजा की संख्या कितना है, 8 है। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या बताए थे, 360/n। n क्या है, भुजा की संख्या है, तो 360/8। 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है n इंटू n+1/2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n+1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो चलिए प्रथम n ही, प्रथम कितना संख्या है, 10 संख्या है। प्रथम 10 संख्या का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10+1/2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 2 से 5 बार में कट जाएगा और 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 5 गुना 11 का होल स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, 55 का होल स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में जिसका 5 हो उसका स्क्वायर करना हमने बताया था। कैसे बताया था कि लास्ट वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर, यानी कि 25 और 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 और 6 पच्चे कितना हो जाएगा, 30। तो 3025 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ी से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखिए 960 में जो है हमें भाग दे देना है किससे, 17 से। मैक्सिमम जितना बार लगेगा उतने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कुछ शेष बच जाएगा वो बेकार हो जाएगा। तो 17 से भाग देते हैं तो 17 पच्चे 85, 1 1 0, फिर आगे लगेगा 17 से 6 बार में, 17 छक्का 102, शेष 8। अब जो है भाग नहीं लगेगा मीन्स 56 टुकड़े जो है काटे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। रिंकू जो है
रिंकू दीपक की तुलना में दुगना, अगर दीपक का क्षमता 1 है तो रिंकू का क्षमता कितना है, 2 है। तो पूछ रहा है रिंकू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जबकि दोनों मिलके कितने दिन में करता है, 28 दिन में। देखिए क्या समझना है आपको, समझना है कि रिंकू का क्षमता 2 है, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, और दीपक एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम किया, 3 काम। और दोनों मिलके काम करता है तो काम कितने दिन में खत्म होता है, 28 दिनों में। मीन्स टोटल काम कितना होगा, 28 दिन तक किया दोनों, तो 3 के हिसाब से, तो टोटल काम होगा या 28 गुना 3। लेकिन कह रहा है रिंकू अकेले कार्य को कितने दिन में, तो कुल काम तो 28 गुना 3 है, और रिंकू एक दिन में 2 काम करता है। तो ये जो है 28 इंटू 3 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 2 से 14 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 42 डेज में जो है रिंकू कार्य को अकेले कर लेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 3 और 2 5, 5 और 9 14 और 1 15। सभी के जोड़ के क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहाँ भी 15 आना चाहिए। 7 और 4 11, 11 और 2 13। मीन्स इसके जगह पे क्या रखे कि 15 आ जाएगा, तो 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वनाच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है, और इसमें पंजाब जो है नहीं है। तो आपको 5 जो है वनाच्छादित राज्य हम बता देते हैं। सबसे ज़्यादा एक में है मध्य प्रदेश, दूसरे में है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में है छत्तीसगढ़, चौथे में है उड़ीसा, और 5वें पे है महाराष्ट्र। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और उससे जो है घटते क्रम में 5 राज्य वनाच्छादित वाले ये हो गए। अगर परसेंटेज में पूछा जाए सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ पे है, तो मिजोरम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किस में हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा, और क्षेत्र किस में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप कितना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज एक बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लेकिन कोण जो है 90 डिग्री नहीं होता है। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो ये कोण आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर होता है, और बगल बगल के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180, और इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब आसपास के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों में क्या होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो दोनों छोटा और बड़ा का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब देख क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण y है, y मान लेते हैं सबसे छोटे कोण के दोगुने से 39 कम है। 2x छोटा कोण मान लेते हैं x से 39 कम है। ठीक है, मतलब बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण के दोगुने से 39 कम है। तो अब चलिए दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बड़ा कोण है 2x माइनस 39 और छोटा कोण है x, जोड़ लेंगे तो 3x माइनस 39 बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर आ जाएगा 180 प्लस 39। तो x बराबर आ जाएगा, जोड़ लेंगे तो 219 और बाई 3 भाग दे लेंगे तो 7 और 73 बार मीन्स x यानी कि छोटा कोण कितना निकल गया 73 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण ही पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 73 डिग्री। बड़ा कोण कितना हो जाता, तो बड़ा कोण निकालने के लिए इसमें रख लेते 2 गुना 73 और माइनस 39, ये हो जाता बड़ा कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी लड़के और तैराक में संबंध बताना है। तो देखिए ये मान लीजिए विद्यार्थी हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए क्या हो गया तैराक हो गया। तो कुछ विद्यार्थी जो है तैराक हो सकते हैं, कुछ तैराक विद्यार्थी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लड़का, तो देखिए ये अगर विद्यार्थी हो गया, स्टूडेंट, तैराक और ये बॉय लड़का, तो कुछ लड़का ये स्टूडेंट जो है तैराक हो सकता है, कुछ तैराक स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ बॉय स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट बॉय हो सकता है। ठीक है, सभी तो नहीं हो सकता, कुछ तैराक बॉय भी हो सकता है। तो इसलिए इस टाइप का पिक्चर डायग्राम बनेगा। तो देखिए ये डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7⁶ प्लस 5 को जो है 6 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। तो 6 से भाग देने पर जो है देखिए n+1 का पावर कुछ भी हो में n से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका शेषफल 1 आएगा और प्लस 5 में 6 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा बाई 6। तो 6 में 6 से भाग देंगे तो तब पूरा लग जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो धनात्मक संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल 72 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो देखिए HCF गुना LCM दिया हुआ है 72, तो दो संख्या का गुणनफल भी कितना होगा 72 होगा। मीन्स दोनों संख्या का गुना करने पर 72 आए और दोनों का अंतर 1 है, ऐसी दो संख्या बताना है, सिंपल सा। तो देखिए सबसे आसान क्या होगा, ऑप्शन से देख लें, 9 और 7 में 2 का अंतर है तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, अंतर कितना का है 1 का। 8 और 7 में 1 का अंतर है लेकिन 8 से 7 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 56, तो ये नहीं हो सकता है, गुना होकर कितना आना चाहिए 72। उसके बाद देखिए 6 और 8 में 2 का अंतर है, 2 का, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 8 और 9 में 1 का अंतर है और 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72, तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो 8 और 9 हमारा आंसर हो जाएगा। एकला चला रे गीत किसने लिखा था, तो ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है, तो ये लुप्तप्राय पादप और जंतु से संबंधित डाटा प्रदान करती है।
FTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइबर टू द प्रेमिसेस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान जनसंख्या है 8,47,000, ठीक है। तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो चलिए 20% बढ़ता है प्रत्येक वर्ष में। तो देखिए अगर अभी जनसंख्या 100 है तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। अब बढ़ी हुई जनसंख्या मान लीजिए 100 था तो 120, मतलब 120/100 हो गया जनसंख्या पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? इसी का जो है फिर 20% बढ़ेगा, मीन्स फिर से कितना हो जाएगा? 120/100 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो गुना कर लेंगे 847 जीरो गुना 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। अब देखिए एक जीरो है तो अंत में एक जीरो, और एक जीरो वाला अंत में एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको गुना करके बता देते हैं। तो 847 में 144 से कैसे गुना करेंगे? 847 और गुना 144, 3 अंक का गुना करना है। तो पिछले वीडियो में भी बताए हैं, अभी फिर से बता देते हैं। पहले क्या करना है? 1 अंक का गुना करना है, फिर 2 अंक का करना है, फिर 3 अंक का करना है, फिर 2 अंक का करना है और फिर 1 अंक का करना है। कैसे बढ़ना है? अगर 4 अंक में करना हो तो पहले 1, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक। 4 अंक का गुना कैसे करेंगे? पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। और 3 अंक का करना हो तो पहले 1 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 2, फिर 1। यही पैटर्न आपको याद रखना है। तो पहले देखिए कैसे गुना करेंगे। 1 अंक का करना है तो 7 चौक 28, हासिल कितना आएगा? 2। अब कितना करना है? 2 अंक का ना, तो 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, तो 16 28 कितना हो जाएगा? 44। 44 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। फिर हासिल कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए 2 अंक हो गया, तो अब कितना करना है? 3 अंक करना है ना, तो 4 में 8 से तो 32, और 7 में 1 से तो 7, 32 और 7 39, और 4 में 4 से फिर गुना कर लेंगे तो 16, 39 और 16 55, और 4 कितना आ जाएगा? 59। फिर हासिल कितना आ जाएगा? 5। फिर 3 अंक हो गया, तो अब कितना अंक करेंगे? 2 अंक करेंगे, तो 2 अंक 8 चौक 32 और 4 36 और 5 41, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। हासिल फिर अगर कितना आ जाएगा? 4, और 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 और 4 12, तो 1,21,968 हम आप कैलकुलेटर में गुना करके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 121,968। तो अब क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं 11, 16, 23 के अनुपात में है। यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 11, 16 और 23 के अनुपात में है, तो सभी को जोड़ लेंगे। तो 11 और 16 27 और 23 50, और 50 यूनिट का वैल्यू है 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। 50 से 150 में 3 बार में भाग लग जाएगा। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 23 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 23 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो ऑप्शन से आए
ऑप्शन से आने के लिए देखिए, पहले तो ये 3 अंक की संख्या हो गई, 0 अगर पहले लगाएं कि 3 अंक का हो गया, 3 अंक का, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है 3 अंक वाला। रूल क्या है, जैसे 1 5 3 4 2, इसमें अगर कह दे कि इन 5 अंकों से मिलाकर सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो हमारा क्या रूल होगा, सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। ये जो है इस 5 अंक से सबसे छोटी संख्या बनेगी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें तो सबसे छोटी क्या है, 0 है, 0 आगे लगाएंगे तो वो तो संख्या नहीं ना होगा, वो तो एक अंक घट जाएगा। जैसे यहाँ 0 लगाया तो ये 3 अंक का संख्या बन गया। तो अब क्या करेंगे, 0 को छोड़कर उससे बड़ी जो होगा उसको पहले ले आएंगे। तो उससे बड़ी कौन सा है, 3 है। उसके बाद उस 0 को लिखेंगे और तब फिर उसी तरह बढ़ते क्रम में फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये जो है सबसे छोटी संख्या है इन चारों का प्रयोग करके, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 8 और 11 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए, समरूप त्रिभुज में है, समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में है भुजा का अनुपात जो है, जैसे मान लीजिए भुजा क्या है, समरूप त्रिभुज में दो भुजा है, एक दो त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। तो संगत कोण का जो है, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। संगत भुजा समानुपाती होता है। समकोण का, समरूपता का क्या है रूल, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल ट्रायंगल ए बी सी बाई ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है ए बी बाई डी ई का स्क्वायर बराबर होता है बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा इसी तरह ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। साथ साथ दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, इसकी ऊंचाई के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ऊंचाई का भी हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया h1 और ये हो जाएगा h2, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, h1 बाई h2 का स्क्वायर। मान लीजिए इसकी माध्यिका हो जाएगा m1 और इसकी माध्यिका m2, तो m1 बाई m2 का स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए, क्षेत्र समरूप त्रिभुज अगर हो तो दोनों की भुजा, ऊंचाई, माध्यिका का अगर स्क्वायर का अनुपात करके स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, ऊंचाई है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121, मतलब ये इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्की किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद गुरप्रीत ने उसे 32 दिनों में पूरा कर दिया। विक्की कितना दिन में कर सकता था, 40 दिन में। 8 दिन तक काम कर दिया विक्की, तो कितना दिन में कर सकता है, 32 दिन में। विक्की कर सकता है 32 दिन में उसी काम को, 40 दिन में करना था, 8 दिन कर लिया तो 32 दिन और लगता। लेकिन गुरप्रीत ने क्या किया, उसी काम को 32 दिन में कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसका भी क्षमता सेम होगा। विक्की को लगता 32 दिन और गुरप्रीत भी 32 दिन में किया, मतलब दोनों का क्षमता क्या है, बराबर है। तो कह रहा है दोनों जो है मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला करता है 40 दिन में और अब दो काम करने लगा और सेम सेम क्षमता से कर रहा है तो उसके आधा दिन में कर देगा, यानी कि 20 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF
एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो 3 से भाग करते हैं, मान लीजिए पहली संख्या को 3 से भाग करने पर भागफल कितना आता है 75। तो पहली संख्या हो जाएगा 75 गुना 3। ठीक है। और अभी इसी वीडियो में हमने बताया है दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या जो है कितना है 75 गुना 3। तो एक संख्या से अगर भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा कि नहीं। तो दूसरी संख्या ही तो पूछ रहा है, तो एक संख्या से भाग दे देते हैं, 75 से 75 कट जाएगा और 3 से 150 बार में, तो 150 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो ये है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपना कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। ठीक है, ये कथन है। कार्यवाही क्या हो सकती है? कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। तो नहीं, कार्य रिपोर्ट नहीं बढ़ाना चाहिए बल्कि कर्मचारी को मेहनत करना चाहिए, तो ये कार्रवाई नहीं हो सकता। कुछ कर्मचारी को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, ये बिल्कुल हो सकता है। अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय किया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 जो है हमारा कार्रवाई हो सकता है। कारण भी पता लगाना चाहिए और एक्स्ट्रा मेहनत करके जो है रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेना जेम्स की बहन है और जेम्स ईडन का पिता है। तो पूछा गया है मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र इलेना जो सेलेना की बुआ है। तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है? तो हमें रॉबर्ट का जेम्स से संबंध बताना है। तो चलिए, सेलेना जेम्स की बहन है, तो ये हो गया जेम्स, ये हो गया सेलेना, बहन हो गई। और जेम्स ईडन का पिता है, जेम्स जो है ईडन का पिता हो गया। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, मार्को जो है जेम्स की बहन का बेटा है, तो मार्को यहाँ पे हो जाएगा। ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र, तो ईडन के पति रॉबर्ट, ईडन का पति कौन है? रॉबर्ट है, तो ईडन का पति हो जाएगा रॉबर्ट। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है? तो देखिए जेम्स का क्या हो जाएगा, इसकी बेटी हो गई ईडन और ईडन का पति मतलब बेटी का पति हो जाएगा रॉबर्ट जेम्स का, तो बेटी का पति हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बनाने का इसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है? देखिए 109, 10 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम है। 11, 113, 115, 117, 119 और 121। देखिए सम वाला क्यों छोड़ दिए? क्योंकि सम तो हमेशा क्या होता है? अभाज्य होता है, भाज्य होता है ना। सम संख्या हमेशा क्या होता है? भाज्य होता है, केवल 2 को छोड़ के। तो सम वाला नहीं लिखे। अब इसमें बताना है कितने अभाज्य हैं। तो देखिए 121 क्या होता है? 11 से विभाज्य होता है, तो नहीं होगा। 119 क्या होता है? 17 से ये लग जाता है, तो ये भी नहीं होगा।
13 से 117 जो है 13 9 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 115 तो 5 से कटेगा। 113 का चेक कर लेंगे तो चेक कैसे करते हैं अभाज्य, तो उसके आसपास स्क्वायर संख्या ढूंढते हैं। तो 115 के आसपास क्या है, 121 है, मतलब 11। अब 11 या इससे नीचे मतलब जो भी अभाज्य संख्या है, जैसे 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, तो इन सभी में से किसी से अगर भाग लग जाए तो अभाज्य नहीं होगा। अगर भाग नहीं लगे तो अभाज्य होगा। तो ये तो हमारा चेक हो गया है। 113 को चेक करना है तो 11 से लगाएंगे तो 11 से नहीं कटेगा, 7 से तो 7 और 4 3 43 नहीं कटेगा, 7 से भी। 5 से तो 5 के लिए तो अंत में 0 और 5 होना चाहिए तो नहीं कटेगा। 3 से तो संख्या का योग 3 से तो 3 और 1 4 और 1 5 भी नहीं कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं। तो ये हमारा एक संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। 111 का तो 111 में देखिए 1 2 और 3, सम क्या हो गया 3, 3 से तो कट जाएगा तो ये नहीं होगा। 109 का चेक कर लेते हैं, तो पहले 11 से चेक करते हैं। तो 11 99 110, तो 11 से देखिए नहीं कट रहा है। 7 से 7 से कम 7 और 3 39, 7 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 3 से 9 और 1 10 आ रहा है योग, 3 से नहीं कट, 2 से कटेगा नहीं। तो ये भी जो है एक संख्या हो जाएगा जो अभाज्य है। तो कितनी संख्याएं अभाज्य है, 113 और 109, तो 2 संख्या हो जाएगा। आपको जो है चेक करना भी आ गया होगा। जैसे रैंडम मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 159 है, इसको चेक करना है। इसको चेक करना है कि ये अभाज्य है कि नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, इसके आसपास जो है ये इससे बड़ी कौन सी संख्या लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 169 होता है किसका, 13 का स्क्वायर। अब 13 से कम जितनी ही है, जैसे 13 हो गया, 11 7 5 3 2 से चेक कर लेंगे। अगर किसी से भी कट जाएगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटेगा तो होगा। तो ये देखिए ये तो 3 से ही कटना है, 9 5 14 और 1 15, 3 से कट रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 1:2:3। तो हम क्या करेंगे, इसको रुपए में कन्वर्ट करके और जितना आएगा उससे 110 में भाग दे देंगे, और जितना आएगा उससे इसमें गुना कर लेंगे। कैसे, देखिए एक सिक्का है और 1 रुपए के, तो कितना रुपए होगा, 1 रुपए होगा। 2 सिक्का है 50 पैसे के, तो कितना रुपए हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। प्लस 3 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो रुपए में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये हो जाएगा 2 4 दूना 8 और 3 11/4। 11/4 रुपए हमको मिला किससे, इसका रुपए में बदल दिए, और यही 11/4 का वैल्यू कितना है, 110 रुपये। 11/4 रुपये आया ना इसको जोड़ने पे, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 110। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 40। 11 से 10 बार में और 4 से 40, एक सिक्के का वैल्यू कितना आ गया, 40। मतलब सिक्का जो है एक का वैल्यू यहाँ पे 40 आ जाएगा। पूछा गया 50 पैसे के सिक्का कितना है, 50 पैसे कितना है यहाँ पे, अनुपात यूनिट कितना है, 2, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 80। 1 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा, 40। 25 पैसे का कितना हो जाएगा, 40 के 120। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए 18 और 7 25 आ जाएगा, और 8 और 17 यहाँ भी 25 आ रहा है। आगे देखते हैं 22 और 7 29, 15 और 14 भी 29 आ रहा है। मीन्स हमें क्या पता चला, दोनों वृत्त वाला और दोनों वर्ग वाला जोड़ने पर कितना आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो 18 और 13 कितना आएगा, 31 आएगा। तो 14 में कितना जोड़े कि 31 आएगा, तो मीन्स 31 में से 14 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 17।
तो 17 रखेंगे तो दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 17 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यायाधीश, मतलब जज जो है फैसला वर्डिक्ट से संबंधित। जज क्या करता है, फैसला सुनाता है। कोच का काम क्या है, जज का काम है फैसला सुनाना। कोच का काम क्या है, तो ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना अपने खिलाड़ियों को। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो किस योजना का काम है, मनरेगा का काम है। कौन जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो स्टाम्प शुल्क जो है जीएसटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 हो गई है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो वार्षिक दर क्या हो जाएगा, देखिए अगर एकदम शॉर्टकट में अगर बनाए तो दूसरे वर्ष, पहले वर्ष में जो है इतना हुआ है दूसरे, तो पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 50 का, कितना पे, 500 पे, और गुना 100, तो हमारा परसेंटेज मतलब दर कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, क्योंकि ब्याज हम पहले वर्ष मान लीजिए एक्स था तो पहले वर्ष में अगर ब्याज लगाएंगे तो 1+r/100 का पहले वर्ष में, तो पहले वर्ष का ये इसका वैल्यू हो गया 500, और दूसरे वर्ष में क्या लगाते हैं x इंटू 1+r/100 और इसका पावर 2 लगाते हैं। दूसरे वर्ष का मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होता है, ये होता है 1+r/100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 550। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये बता रहे हैं डिटेल्स में, और बनाना आपको कैसे है एग्जाम में, ऐसे बनाना है, एकदम शॉर्टकट में बनाना है। दोनों को भाग दे देंगे तो 1+r/100 का वैल्यू आ जाएगा 550 और बाई 500। देखिए एक से x कट जाएगा और एक से एक बार कट जाएगा, ये 2 आ जाए। अब दोनों में से एक घटा लेंगे तो r/100 बराबर आ जाएगा 550/500 -1 करेंगे तो आ जाएगा 50/500। ठीक है, 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10। 10/100 बराबर r/100, 100 से 100 कट जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कैसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो परम मित्र जो है परम की श्रृंखला नहीं है। परम 800, परम ब्रह्मा, परम 8600, ये सब जो है परम का सीरीज का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। तो देखिए ऐसे है हमारा भारत, ऐसे, तो ऐसे केरल है, ठीक है, और ये है तमिलनाडु। ठीक है, तो केरल से गुजरने वाला अक्षांश जो है सीधी लाइन होती है, ऐसे, अगर ऐसे हमारा पृथ्वी है तो ये होता है अक्षांश। तो जो अक्षांश यहाँ से गुजरेगा, केरल से अगर जा रहा है तो ये तमिलनाडु से भी जाएगा, तो तमिलनाडु हमारा आंसर हो जाएगा। राजस्थान तो ऊपर में है, तेलंगाना यहाँ में है, और उत्तराखंड जो है सबसे ऊपर यहाँ पे है। तो ये सबसे केरल में जो जाएगा वो कहाँ से गुजरेगा, तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो 20% और 30% का बढ़ोतरी, फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100% होता है। ठीक है, तो इस पर बैठा है 20 + 30 + 20 × 30/100, तो 50 + 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 6, तो कितना आ जाएगा, 56% का वृद्धि आ जाएगा।
लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहे तो पहले मान लेते हैं कितना होगा, 100 होगा। पहले मान लीजिए कितना था, 100 था। तो शुरू में 100 था, 20% की वृद्धि हुआ, तो 20% जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब कहा है बाद में फिर 30% की वृद्धि, तो अब 20 पे जो है 30% बढ़ाना है, तो 120 का जो है 30% डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 × 12 कितना आता है, 156। 30% बढ़ाने पे कितना आ गया, 156। तो कह रहा है कुल प्रतिशत वृद्धि, तो शुरू में 100 था और बाद में कितना हो गया, 156, मतलब 56% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ऐसे भी 56 आ जाएगा और ऐसे भी 56 आएगा। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, तो यह है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो यह है स्पाइरोगाइरा। ODN ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, दो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ODN बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत बताना है। तो असंगत के लिए देखिए BDYW, तो ये देखने से आपको पता चल गया हो कि B का उल्टा Y होता है और D का उल्टा W होता है। उसके बाद F का उल्टा U होता है और I का उल्टा R होता है। N का उल्टा M होता है और P का उल्टा K होता है। ठीक है, तो यहाँ पे G का उल्टा क्या होता है, T होता है, यहाँ पे V है, और I का उल्टा R होता है, तो ये जो है असंगत हो गया। अब उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा का मतलब आप समझिए A B ... मतलब उल्टा का मतलब है इधर से जो पहले स्थान पर है, लास्ट से भी पहले स्थान पर है, उसको क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। ए का उल्टा जेड, बी जो है शुरू से दूसरे स्थान पर है, तो अंत से भी कितने स्थान, किस दूसरे स्थान पर है, सेकंड है, तो इसको बी का उल्टा रिवर्स बोलेंगे। उल्टा आपको समझ में आ गया, इधर से सी होगा तो उधर से एक्स होगा, उसको उल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कितने घन पिघलाकर जब बनाना हो मतलब हमें आयतन निकालना है, याद रखना है, पिघलाना हो तो क्या निकालेंगे, आयतन। और आयतन में तो देखिए ये बड़ा सा घनाभ है, उसमें से छोटा छोटा कितना घन बनेगा, तो एक घनाभ के आयतन में जो है एक घन के आयतन से भाग दे देंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, मीन्स भुजा गुना भुजा। तो घन की संख्या क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग दे देंगे। 8 से 3 बार में, ये 8 से 2 बार में, 8 से 2 बार में, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई और चौड़ाई 13 और 11 है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत, आयत का फॉर्मूला सारा बता देते हैं। आयत लंबाई मान लीजिए L हो और चौड़ाई B हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, मेनली 3 फार्मूला आपको याद रखना है। और आयत बोलते किसको है? आयत किसको बोलेंगे? तो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। और आयत में क्या हो सकता है? ये जो विकर्ण जो है आयत को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। दोनों विकर्ण मिलकर जो है इसको 4 बराबर भाग क्षेत्रफल में बांटेगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको मान लेते हैं 13x, इसको मान लेते हैं 11x। दोनों का गुना कितना है? 1287। 11 से भाग देंगे तो एक बार में 117। 13 से भाग देंगे तो 9 बार में। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, तो x बराबर आ जाएगा √9 यानी कि 3। x बराबर 3 आ गया। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 13 प्लस 11, 13x प्लस 11x, तो 2 इंटू 24x। तो 2 गुना 24 और x का वैल्यू 3 आया है तो 3 रख देंगे। तो 24, 3 दूना 6, 144 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर। लेखक का काम किससे होता है? कलम से होता है। मतलब लेखक जो है कलम से अपना काम करता है। उसी तरह तैराक जो है तैरना तो नहीं होगा। बावर्ची जो है कढ़ाई से अपना काम निकालता है, सही है। नर्तक कार्यक्रम नहीं है। दर्जी सुई होता तो दर्जी हो सकता है। तो बावर्ची कढ़ाई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है गलत बताना है। राजस्थान में जो है विधानसभा में 200 सीट है, सही है। महाराष्ट्र में 288 सही है। उत्तराखंड में 70 सही है। तो दिल्ली में जो है 70 सीट है विधानसभा का। तो दिल्ली जो है अलग हो गया, गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत बताना है। तो मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसी बैंक ने पेश किया, तो ये जो है सही है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, ये भी सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, ये भी सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, नहीं भाई। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का बैंकों का बैंक और ये सार्वजनिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 240 मीटर है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई से 3 गुनी। अभी देखिए आयत का सारा फॉर्मूला बताए थे ना, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुनी। चौड़ाई अगर b हो तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। और परिमाप कितना है? 240 है। तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 240। 2 से कट जाएगा 120 बार में। 4b बराबर 120, तो b बराबर आ जाएगा 4 से कट जाएगा कितना बार में? 30 बार में। तो चौड़ाई बराबर अगर 30 है तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई, मीन्स दोनों का गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीना 110 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। तो देखिए अगर दूरी समान हो तो औसत चाल होता है
औसत चाल अगर x के चाल से जाता है और y की चाल से वापस आता है, औसत चाल होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, याद रहेगा आपको औसत चाल क्या होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अगर दूरी समान हो तो एक ही दूरी तय किया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x 2 गुना 110 गुना 50 और बाई 110 में 50 जोड़ेंगे तो 160। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा, तो 11 से 5 में गुना करेंगे तो 550 बाई 8 भाग दे देंगे तो 8 छक 48, 8 से 8 बार में 64, फिर 8 सते 56 और 8 पचे 40, 68.75 किलोमीटर पर घंटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, तो यूलोथ्रिक्स, चारा, उल्बा थैलोफाइटा है और फ्यूनेरिया जो है थैलोफाइटा नहीं है। नेक्स्ट है इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो उधम सिंह के द्वारा जो है ओ डायर की हत्या की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश स्थल रूस देश है, तो दक्षिणी अमेरिका जो है, देखिए दक्षिणी अमेरिका कैसे है, ऐसे करके है, उसके बाद ऐसे है, तो दक्षिणी अमेरिका देश का जो है ऐसे करके दक्षिणी अमेरिका है। तो स्थल रुद्ध देश जो है पराग्वे जो है यहाँ पे ऐसे है। स्थल रुद्ध का मतलब है चारों तरफ से जो है लैंड हो, मतलब देश हो, जल नहीं हो, जैसे चिली यहाँ पे है तो इसको स्थल रुद्ध बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके बगल में क्या है, ये प्रशांत महासागर है, समुद्र है, तो पराग्वे जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, स्थल रुद्ध हो जाएगा। स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड बोलते हैं। और एक आपको देखने को मिलेगा डबल लैंडलॉक्ड। डबल लैंडलॉक्ड का मतलब है उसके चारों तरफ, जैसे एक देश है इसके चारों तरफ क्या हो, देश हो, वाटर नहीं हो, भूमि हो, और इसके पास जो है, इसके आसपास जो जो देश है उसके आसपास भी क्या हो, भूमि हो, उसके आसपास भी वाटर ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय सुमेलित नहीं है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क सही है, ओपेक का ज्यूरिक नहीं, ओपेक का ज्यूरिक नहीं है, ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रेलिया, वियना में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन है, नाटो का ब्रुसेल्स है, तो ओपेक का क्या हो गया, वियना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 40 अभ्यर्थियों का औसत वजन, औसत के लिए क्या बनाते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है, औसत होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ एक्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी और नंबर का गुना, और ये होता है का योग, और ये होता है फ्रीक्वेंसी का योग। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब 90 बेट वाला कितना पैसेंजर है, 4 है, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोले। फ्रीक्वेंसी तो टोटल दिया हुआ है कितना, 40, योग कितना है, 40 है। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स पहले निकाल लेते हैं, एफ एक्स और फिर उसको जोड़ लेंगे, तो 9 चौक 36, 360, आगे आ जाएगा 15 छक्का 90, 975 में 6 से गुना करेंगे तो 450, उसके बाद 78 में 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 4 390 आ जाएगा। 72 में 3 से करेंगे तो 216 आ जाएगा, और
45 में 7 से 7 बच्चे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आ जाएगा। सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 6 11, 1 1 1 2 1 3 9 3 12 और 5 17 और 6 23, 2 आ गया, 2 और 3 5 और 2 7, 3 10, 4 14 और 9 23 और 3 26। कितना आ गया, 2631। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया। ये क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स, और ये आ गया सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी का योग और एफ एक्स का योग। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स में जो है 40 से भाग देते हैं। भाग दे देंगे तो 4 4 छक 24, 2 3 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 3 0 पॉइंट 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20। ठीक है, अब देखिए 4 से भाग देने पर इतना है, एक जीरो नीचे और भी है, दशमलव एक और इधर आएगा तो 65.77। ठीक है, तो आगे का छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 65.77 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फूड एवं क्लोथ पर हुए व्यय और मशीन एवं दवा पर हुए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए भोजन एवं कपड़ा पर हुआ व्यय, तो भोजन पर कितना है 3.5 और कपड़ा पे कितना है 2.5, तो 3 और 2 5 और 5 10, 3 और 5 1 6.0, यानी 6 आ गया भोजन और कपड़ा पे। अब कह रहा है मशीन और दवा पे कितना है, तो मशीन और दवा यानी मेडिसिन पे हो जाएगा 2 और 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 3:2, तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में शायद हमने भाग में थोड़ा मिस्टेक किया, कितना था 2631 था, इसमें 40 से भाग देना था, तो 4 छक 24, 2 3 बचेगा, 4 पच्चे 20, 3 1 बचेगा, 4 सत्ते 28, 3 0, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, और यहाँ पे दशमलव आया, एक अंक बाद दशमलव देंगे तो 65.775 आएगा। ठीक है, 65.775, तो 5 को जो है छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 65.77 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2012 to 13 की तुलना में 13-14 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो लाभ देखिए दिया हुआ है, तो 12-13 में कितना है 300 और 13-14 में कितना है 380, कितना का वृद्धि हुआ, तो 80 का वृद्धि हुआ है, और कितना पे 300 पे, इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से भाग दे देंगे 80 में, तो 3 दूना 6, 3 छक 18.66 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2014 से 16 की अवधि के दौरान कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि के दौरान कंपनी वाई के औसत उत्पादन में अनुपात बताना है। तो 14 से 16, तो देखिए 14 15 और 16 का पूछ रहा है। एक्स कौन सा है, ये ब्लू वाला, तो 40 50 90 और 35 125। औसत के लिए 3 से भाग दे देते हैं। अनुपात निकालना है वाई के साथ, तो वाई का इसी अवधि में देखिए वाई वाई क्या है, ये है रेड वाला, 45 45 90 और 55 कितना हो जाएगा 145, औसत के लिए 3 से भाग दे देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से तो ये 25 बार में और 5 से ये 29 बार में, तो 25:29 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
असंगत बताना है। तो देखिए 4 और इधर 16, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 63 नहीं आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये जो है असंगत हो गया, बाकी सब एक जैसा पैटर्न है। देखिए आकृति ए उन लोगों को की संख्या दर्शाता है जो कोका कोला पीते हैं। ए जो है कोका कोला हो गया, बी जो है पेप्सी, बी है पेप्सी, सी और डी क्रमशः स्प्राइट और फैंटा पीते हैं। सी जो है स्प्राइट और डी जो है फैंटा। कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं किंतु फैंटा नहीं पीते? तो देखिए फैंटा में नहीं है, फैंटा में नहीं है, लेकिन पेप्सी और स्प्राइट दोनों में है। तो देखिए ये और ये दोनों दोनों वाला जो है, देखिए ये घर है, दोनों वाला घर क्या है, ये है, लेकिन इससे बाहर होना चाहिए, किससे, फैंटा से। तो एक जो है पेप्सी और स्प्राइट में तो है लेकिन फैंटा में नहीं है, तो एक हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 7 में कितना का अंतर है, 1 का। 7 से 11 में कितना का अंतर है, 4 का। 11 से 20 में कितना का अंतर है, 9 का। 9 20 से 36 में कितना का अंतर है, 16 का। और एक जो है कितना है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो आगे कितना जुड़ना चाहिए, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 36 और 25 कितना हो जाएगा, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए 12वें पे क्या आता है, एल आता है, एल के दाईं ओर 8वां, तो 8 जोड़ेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 पे क्या आता है, टी। तो टी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी को सी लिखा गया है, ए को वाई। देखिए डी को सी मतलब -1 कर दिया गया, ए को वाई लिखा गया है मतलब -2 किया गया है, आई को एफ लिखा गया है, इसमें 3 घटाया गया है, एस को, एस कितना पे, 19 पे होता है और ओ होता है 15 पे, तो इसमें 4 घटाया गया। वाई 25 पे होता है और टी 20 पे, तो इसमें से कितना घटाया गया है, 5 घटाया गया। तो उसी तरह आर ओ एस ई में जो है वही रूल लगाते हैं। आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, एस होता है 19 पे और ई होता है 5 पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, फिर 2 घटाना है, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, फिर 3 घटाना है तो 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, फिर 4 घटाना है तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। तो 17 पे क्या आता है, क्यू, 13 पे आता है एम, 16 पे आता है पी और 1 पे आता है ए। क्यू एम पी ए हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 15। उसी तरह 18 और 3 कितना आएगा, 21, और 21 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो कराते हैं। 12 और 13 कितना आ जाएगा, 25। 25 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20। 20 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, तो कितना जोड़ा गया, 3। आर 18 और 21, यू तो यहाँ भी 3, 5 और 3 8, और 5 और 3 8, सभी में क्या किया गया है, 3 जोड़ा गया है। यहाँ भी देख लेते हैं, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8।
मतलब +3 हमारा पैटर्न है, तो यहाँ भी +3। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 पे आता है P, 15 3 18 पे R, 18 3 21 पे U, और 5 और 3 8 पे H। तो PRUH आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 और बीच में 128 है, तो देखिए 16 में 8 से गुना कर दे तो 128 आ जाएगा। उसी तरह 14 में अगर 9 से गुना कर दे तो 14 नमा 126, तो 126 आ रहा है। मीन्स पहले वाला और लास्ट वाला को गुना करके बीच वाला लाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और गुना 5 यानी कि 80। 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A² + B4 + C6। देखिए ए पर कितना सर्कल है, एक सर्कल है तो पावर 2 है। बी पे कितना सर्कल है, 2 सर्कल है तो पावर 4 है। और सी पे 3 सर्कल है तो इसका पावर 6 है। तो मीन्स यहाँ पे भी वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। 2 पर कितना है, 2 पर कितना सर्कल है, 2 सर्किल है तो 2 गुना है ना, 3 सर्किल तो 6 मतलब 2 गुना, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 आ जाएगा। प्लस 1 पे कितना सर्कल है, 3 है तो 1 का पावर 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये है 4, तो 4 पे कितना सर्कल है, 3 सर्कल है तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 1 का पावर कुछ भी कर ले तो 1 ही होता है। 4 का पावर 6 हमें निकालना है, तो 4 का पावर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का पावर 3, 16 का पावर क्यूब 4096 होता है, याद होगा आपको, तो 4096 आ जाएगा। तो 16 और 1 17, 17 में 96 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 113, तो 4113 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान हैं तो ये हो गया आप, इसकी माँ कौन हो गई, मैरी। मैरी का क्या हो गया, ये इकलौता संतान है। आपके मामा क्रिस्टोफर मतलब माँ की बहन क्रिस्टोफर मार्सिया की पति है, तो ये हो गया मार्सिया की पति। सोफी मार्सिया की इकलौती बहन है, सोफी जो है मार्सिया की इकलौती बहन है, ठीक है। जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है। तो देखिए मार्सिया की सोफी इकलौती बहन है, मीन्स सोफी की बहन कौन हो जाएगी, मार्सिया। इसका इकलौता बेटा कौन है, जोनाथन। आपकी माँ का जोनाथन से क्या संबंध है, मतलब मेरी का जो है जोनाथन से क्या संबंध है, तो ये भाई का पुत्र हो जाएगा, भाई का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है माँ का, अच्छा इसका मेरी जो है जोनाथन का क्या लगेगा, हमने बोला जोनाथन मेरी, तो जोनाथन मेरी का हो जाएगा भाई का पुत्र। लेकिन मेरी जो है जोनाथन का कौन लगेगा, तो पिता की पिता की बहन हो जाएगी। ये क्रिस का जो है मेरी बहन है, और क्रिस जो है जोनाथन का पिता है, तो पिता की बहन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आलू लहसुन है। सभी आलू जो है लहसुन है, कुछ लहसुन सेब है, कुछ लहसुन सेब है, ठीक है। कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ आलू जो है सेब नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा क्या गया है, पहले देख लेते हैं। पूछा गया है कौन सा तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है, इसमें नहीं वाला पूछा गया है, ठीक है। तो नहीं वाला पूछा गया है।
चलिए, ये था सभी आलू, तो ये हो गया आलू, ये हो गया लहसुन और ये हो गया सेब। और कुछ आलू जो है सेब नहीं, कुछ सेब आलू नहीं है किंतु वे लहसुन है। देखिए कुछ सेब जो है आलू नहीं है लेकिन लहसुन है, तो ये सही है। सभी लहसुन या तो सेब है या आलू है, तो देखिए सभी लहसुन आलू हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। कुछ सेब लहसुन है, कुछ सेब लहसुन है, तो देखिए कुछ सेब तो लहसुन है ना, एक बार है, कुछ लहसुन न तो सेब है और न ही आलू है। तो कुछ लहसुन जो बाहर का पार्ट है, कुछ लहसुन न तो सेब में है न ही आलू में है, तो ये भी सही है। तो कौन गलत था? 2 नंबर गलत था। तो इस तरह से इस शिफ्ट का जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।